सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। ध्रुव स्वामिनी की तात्विक समीक्षा लेकर मैं आपके साथ, जैसा कि आप जानते हो, जयशंकर प्रसाद का ऐतिहासिक नाटक है ये। और स्टोरी आपको पहले से ही पता है, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। समीक्षा की दृष्टि से आपको पता है कि छह तत्व होते हैं: कथा, वस्तु, पात्र और चरित्र चित्रण, संवाद, देश काल, अभिनेता का गुण और उद्देश्य। चलिए इन्हीं की दृष्टि से देखते हैं कि नाटक कितना सफल है, कितना असफल है। तो कथा वस्तु किसी भी नाटक के मूल आधार होता है। यह एक संपूर्ण नाटक का खाका खींच देता है, ड्राफ्ट हमारे सामने प्रस्तुत कर देता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक के 3 अंक हैं। प्रथम अंक चंद्रगुप्त के शिविर से आरंभ होता है, दूसरे और हर एक में एक एक ही दृश्य है। दूसरे अंक में सकराज के शिविर से, और तीसरा और अंतिम जो अंक है शक दुर्ग के भीतरी प्रकोष्ठ को दिखाई देता है। इस प्रकार जो नाटक है वो ख़त्म हो जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़ा भाई जो है उसकी हत्या हो जाती है, उसकी पत्नी से चंद्रगुप्त विवाह कर लेता है। और इनके विवाह करने के पीछे क्या क्या कारण रहे ये जानने की कोशिश पूरा नाटक में रहती है। अब देखिए क्या समुद्रगुप्त के दो बेटे हैं, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त जो है कायर और विलासी प्रवृत्ति का है, बड़ा है। समुद्रगुप्त योग्य है, उसको समुद्रगुप्त ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। लेकिन समुद्रगुप्त की मृत्यु के तुरंत बाद रामगुप्त अपनी अमात्य शिखर स्वामी से मिलकर के षड्यंत्र रचता है और सत्ता अपने हाथ में ले लेता है। और चंद्रगुप्त की वाग्दत्ता यानी उसकी प्रेयसी जिससे उसका विवाह होने वाला था, ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी मन से उससे अपना पति स्वीकार नहीं करती है और ध्रुव स्वामिनी के मन की बात जानने के लिए अपनी बहन मंदाकिनी को खड्गधारिणी के रूप में वो नियुक्त करता है और उसके मन की बात जानने की कोशिश करता है। सकराज जो कि उसका विरोधी है, दूसरे राज्य से संबंधित राजा है, जो कि ध्रुव स्वामिनी के सौंदर्य से आकर्षित है, वो उन्हें प्रस्ताव भेजता है कि या तो वो युद्ध करें या ध्रुव स्वामिनी को शर्त में उसके पास भेज दे। सकराज जो है बहुत ही कायर है, वो परिस्थितियों के अनुसार ढलने में विश्वास करता है। वो सोचता है कि उसके तो दोनों दुश्मन एक ही तलवार से मारे जाएंगे, ध्रुव स्वामिनी जो कि उससे प्रेम नहीं करती है वो भी, और उसका जो दुश्मन है सकराज वो भी निपट जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त के सब्र का अब बांध टूट जाता है। वो जब हद पार कर देता है, अपनी पत्नी को वहाँ भेजने के लिए तैयार हो जाता है, तो ध्रुव स्वामिनी के वेश में चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में जाता है और उसका वध कर देता है। रामगुप्त धोखे से चंद्रगुप्त की हत्या करना चाहता है, लेकिन एक सामंत रामगुप्त को देख लेता है और उसकी हत्या कर देता है। अंत में ध्रुव स्वामिनी से वो विवाह कर लेता है और चंद्रगुप्त सम्राट बनता है और ध्रुव स्वामिनी सम्राज्ञी। इस प्रकार से यह कथा समाप्त होती है। कथानक की दृष्टि से ये बहुत ही रोचक और सुगठित, सहज और स्वाभाविक रूप से विकसित की गई कथा है। हमेशा इसमें रोचकता और जिज्ञासा बनी रहती है। कथा वस्तु की दृष्टि से ये अत्यंत ही मार्मिक, संवेदनशील और प्रभावशाली बन पड़ती है। पात्र योजना की अगर बात करें तो पात्रों की दृष्टि से हम इसको किसी भी नाटक की अहम या निर्णायक भूमिका रहती है। पात्रों की अगर मैं बात करूँ तो हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र के रूप से। मुख्य पात्रों में चंद्रगुप्त, रामगुप्त और ध्रुव स्वामिनी मुख्य पात्र हैं। कोमा, मंदाकिनी, मिहिर देव, सकराज, शिखर स्वामी ये गौण पात्र हैं। अगर मैं स्त्री पात्रों की और पुरुष पात्रों की बात करूं तो स्त्री पात्र ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी, कोमा है। पुरुष पात्र रामगुप्त, चंद्रगुप्त, शिखर स्वामी, सकराज और मिहिर गुप्त हैं।
आपको पता ही होगा कि जो रामगुप्त शिखर स्वामी सकराज मानव की बुरी प्रवृत्तियों का प्रतीक है। चंद्रगुप्त इसमें नायक का रोल अदा कर रहा है, ध्रुव स्वामिनी इसकी नायिका है। और कुछ न कुछ आंशिक त्रुटियां भी हैं, लेकिन पात्र और चरित्र चित्रण की दृष्टि से ये सफल नाटक कहा जा सकता है। संवाद योजना, नाटक कृति में संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो छोटे छोटे संवाद होते हैं वो अधिक प्रभाव डालते हैं। रंगमंच में छोटे संवाद अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। कई बार ये नाटक मंचन किया गया है, यही इसकी सफलता का महत्वपूर्ण राज हमें बताता है। तत्सम शब्दावली का इसमें प्रयोग किया गया है। बहुत ही प्रसंगानुसार और परिस्थिति के अनुसार संवादों का प्रयोग किया गया है। देश काल और वातावरण की अगर बात करूं तो इसमें देश काल जो है चंद्रगुप्त के समय का इसमें दिखाया गया है। 375 ईस्वी से लेकर के 380 ईस्वी तक का समय इसमें दिखाया है। गुप्त वंश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थितियों को पाठकों के सामने प्रस्तुत करने में प्रसाद जी बिल्कुल सफल रहे हैं। पात्र अनुसार जैसे रामगुप्त की विलासिता, स्वार्थपरकता, चंद्रगुप्त की वीरता, पराक्रम, ध्रुव स्वामिनी और कोमा की व्यवस्था, सब कुछ तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही है। पात्रों की वेशभूषा, सामाजिक धार्मिक परंपराओं का यथार्थ अंकन करते हुए देश काल और वातावरण की दृष्टि से यह नाटक सफल दिखाई जान पड़ता है। अभिनेता का गुण किसी भी नाटक की सफलता के लिए परम आवश्यक है। अभिनय करना, जब तक नाटक जो है अभिनय नहीं कर पा सके तो ये वो नाटक पूर्ण रूप से नाटक नहीं हो पाता है। इसका मंचन बहुत बार किया जा चुका है। छोटे छोटे इसमें संवाद हैं। 3 ही इसमें अंक हैं और तीनों में एक एक ही दृश्य है। बहुत ही थोड़े समय में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका मंचन किया जा सकता है, तो इसलिए अभिनेता की दृष्टि से भी ये एक सफल नाटक है। उद्देश्य, कोई भी साहित्यिक रचना है उसका अवश्य ही कोई ना कोई उद्देश्य होता है। विशिष्ट उद्देश्य से नियुक्त होकर ही वो आती हैं। प्रसाद जी ने कहा है कि मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश से उन घटनाओं के दिग्दर्शन कराना जो कि हमारी वर्तमान स्थिति को बनने में बहुत कुछ प्रयत्न किया है। इस आधार पर ध्रुव स्वामिनी नाटक प्रमुख उद्देश्य इतिहास के उन प्रसंगों पर प्रकाश डालना है जिस पर इतिहासकार मौन रहे हैं। अपने बड़े भाई की हत्या करना और उसकी पत्नी से विवाह करने के बावजूद भी पाठकों को चंद्रगुप्त से सहानुभूति है। प्रसाद जी का यही उद्देश्य रहा है कि इतिहास इस तथ्य को बताते हैं कि चंद्रगुप्त रामगुप्त का वध करके उसकी पत्नी को अपनाता है, लेकिन पीछे छिपे हुए तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो यह नाटक पूर्ण रूप से सफल इसमें रहा है। दूसरा, इसमें नारी की समस्याओं को ये उजागर करता है। नारी की समस्याओं को उजागर करता है। नारी को सिर्फ भोग विलास की वस्तु समझना, अपने स्वार्थ के लिए उसका प्रयोग करना, उसके हृदय की भावनाओं को कुचलना, विभिन्न बंधनों में उसको बांधना, शादी जैसे पवित्र रिश्ते का मजाक बनाना, ये सारी समस्याएं इसके अंदर दिखाई दी हैं। कल्पना के माध्यम से समस्याओं का निराकरण भी किया है। जब धर्मगुरु स्वयं रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी की मुक्ति को धर्म के अनुकूल मानते हैं और नाटक के अंत में लोकतांत्रिक मूल्यों को भी दिखाया गया है, जहां जनता स्वयं अयोग्य शासक को हटाती है और ध्रुव स्वामिनी के माध्यम से अनेक प्रकार के उद्देश्यों की पूर्ति होती है। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी एक सफल नाटक है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको उचित जानकारी मिली होगी। बने रहिए। धन्यवाद।